ये एक्चुअल में सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास क्या होते हैं, और दूसरी जो चीज़ है कि इनमें क्या फ़र्क होता है। इसके लिए सेंटर ऑफ मास जो है ये वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट की लाइन में, जिस पॉइंट की सीध में अगर मैं फोर्स लगाऊं तो ये ऑब्जेक्ट जो है वो बिना रोटेशन के चलना शुरू कर देंगे, बिना घूमे चलना शुरू कर देंगे। ये ऊपर जो बैग्स पड़े हैं ना, तुमने उनको रखते वक्त ये इंश्योर किया है कि उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास जो है वो सेल्फ के ऊपर बना रहे। क्या ऐसा भी हो सकता है क्या कि ये दोनों जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ मास है वो भी अलग अलग? आज हम समझेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास, पॉइंट मास ऑब्जेक्ट, रिजिड बॉडी एंड रेडियस ऑफ जायरेशन को। और इन सब को अच्छे से समझाने के लिए मुझे लगता है कि मैं एक बार फिर हमारी जो स्टोरी पिछली 2 वीडियोस में हम कंटिन्यू कर रहे थे, थोड़ा उसी को आगे बढ़ा लेते हैं, समझने में हेल्प होगी। तो अभी तक हमने देखा था कि रवि और अनूप जो हैं वो एक ट्रेन के सफ़र में हैं, और इस सफ़र के दौरान उनकी एक डिस्कशन तो रेफरेंस फ्रेम की डेफिनेशन और फिर रेस्ट और मोशन की डेफिनेशन को लेके, और एक दूसरी डिस्कशन जो है वो रेफरेंस फ्रेम के जो अलग अलग टाइप्स हैं उनको लेके हो चुकी है। ये जो उनकी दूसरी डिस्कशन जब ख़त्म हुई उसके बाद उन्होंने थोड़ी देर से गपशप करी, और फिर एक वक्त ना रवि ने उसके सामने की सीट पे जो टिफ़िन बॉक्स पड़ा था, उसने वो टिफ़िन बॉक्स जो है वो उठा लिया, और उस टिफ़िन बॉक्स के साथ वो ऐसे ही खेलने लग गया। और खेलते खेलते वो उस टिफ़िन बॉक्स को ना अपनी उंगली के ऊपर ऐसे बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। वो ये कोशिश कर रहा है, और साथ में जो अनूप है वो उसके दिमाग में आता है कि पता किया जाए कि सफ़र कितना बाकी है। तो वो अपना मोबाइल निकालता है और मोबाइल में से गूगल मैप खोलता है, और गूगल मैप के ऊपर अपनी ट्रेन को वो एक तरीके से आपका वो तो ट्रैक कर रहा है। बस ऐसे ही आप कह सकते हो कि चलते चलते अनूप को ख्याल आता है कि क्यों ना थोड़ी सी रवि से शरारत की जाए। तो वो रवि को बोलता है कि ये जो नीला डॉट देख रहा है ना मेरे मोबाइल की स्क्रीन पे, जो हमारी ट्रेन को दिखा रहा है, इस नीले डॉट में और ये जो तू ये टिफ़िन बॉक्स को बैलेंस कर रहा है, यहाँ एक कनेक्शन है इन दोनों में, बता सकता है क्या? तो रवि थोड़ा सा आप कह सकते हो कि वो कोई बहुत ज़्यादा क्यूरियस स्टूडेंट नहीं है, और क्योंकि वो पहले ही 2 डिस्कशन कर चुका है तो वो अनूप को बोलता है कि यार देखो, अभी ना मैं फिजिक्स पढ़ने के मूड में नहीं हूँ, तो मुझे नहीं पता कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन अगर कुछ बताना चाहते हो तो खुद ही बोल दो, वरना कोई और बात करते हैं। तो अनूप उसको बोलता है कि चल ठीक है, फिर सुन, ये जो टिफ़िन बॉक्स को बैलेंस कर रहा है ना उंगली से, तुम्हारी उंगली के ऊपर उस लाइन में उस टिफ़िन बॉक्स का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, और ये जो नीला डॉट तुम मेरी मोबाइल स्क्रीन पे देख रहे हो ना, ये हमारी ट्रेन का से सेंटर ऑफ मास है। जो ज़्यादातर टाइम जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके लिए उनके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे ही होता है, यानी कि ये जो नीला डॉट है ना वो हमारी ट्रेन का सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, और तुम जो इस टिफ़िन बॉक्स को बैलेंस कर रहे हो उस लाइन में इस टिफ़िन बॉक्स का सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास है। हालांकि अनूप को ये पता है कि वो जो ब्लू डॉट जो वो रवि को अपने मोबाइल की स्क्रीन पे दिखा रहा है ना, वो कोई
ट्रेन का सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं है, वो एक्चुअल में उसके मोबाइल फ़ोन के अंदर लगे हुए जीपीएस ट्रैकर की जो लोकेशन है वो है। लेकिन क्योंकि उसको तो एक तरीके से कहो तो आप ये भी कह सकते हो कि ये जो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है ये टॉपिक डिस्कशन में लेके आने थे, मतलब टाइम पास के लिए कह लो या रवि को फिजिक्स सिखानी थी। तो उसने एक तरीके से थोड़ा सा सिचुएशन को सिंपल रखने के लिए, क्योंकि हमें पता है ना आमतौर पर ट्रांसलेशनल मोशन, क्योंकि ट्रेन ट्रांसलेशन मोशन में थी, तो वहाँ आम तौर पर हम ऑब्जेक्ट्स के सेंटर ऑफ मास को ही कंसीडर करते हैं, उसी की मोशन को ट्रैक करते हैं। तो उसने सिचुएशन को सिंप्लीफाई करने के लिए ऐसे ही उसको बोल दिया कि वो जो ब्लू डॉट है वो ट्रेन का सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। ये बातचीत सुनने के बाद क्योंकि रवि ने थोड़ी बहुत फिजिक्स पढ़ी भी हुई थी, तो वैसे आप कह सकते हो कि ऐसे ही रवि का थोड़ा सा कुछ और जानने का मन हुआ, आप कह सकते हो उसका थोड़ा दोबारा मन बना कि थोड़ा सा कुछ और भी पता किया जाए। तो वो अनूप को बोलता है कि हाँ यार, वैसे ये नाम जो है ये मैंने पहले सुने हुए हैं वैसे अपनी फिजिक्स क्लास में, और मुझे ना इनको लेके आमतौर पर कन्फ्यूजन रहता है। वैसे सबसे पहले तो ये एक्चुअल में सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास क्या होते हैं, और दूसरी जो चीज़ है कि इनमें क्या फ़र्क होता है। तो मैं इनको लेके कंफ्यूज रहता हूँ। अगर तुम्हें पता ही है तो थोड़ा अच्छे से समझा दो। तो अनूप उसको बोलता है कि चल ठीक है, फिर पहले ना हमें कुछ डेफिनेशंस जो हैं वो अच्छे से समझनी है, और उन डेफिनेशन को समझने के बाद हम इस सीन को दोबारा समझेंगे, और शायद इस प्रोसेस में तुम्हारी सारी जो कन्फ्यूजन्स हैं मे बी वो क्लियर हो जाए। तो इसके बाद अनूप रवि से बोलता है कि सबसे पहले हम समझते हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स को। अच्छा, ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स क्या होता है? तो बोलता है कि अगर सिंपल वर्ड्स में तो कहो तो ये जो कुछ भी तुम्हें हमारे चारों तरफ दूर दूर तक जो कुछ भी दिख रहा है, इंक्लूडिंग वो हवा जो यहाँ प्रेजेंट है, चाहे मैं हूँ, तुम हो, ये जो लगेज के बैग्स हैं वो हैं, चाहे हमारे जो फेलो पैसेंजर्स बैठे हैं वो लोग हैं, चाहे ये ट्रेन से बाहर जो पेड़ पौधे बिल्डिंग्स ये जो कुछ भी तुम्हें दिख रहा है, मतलब इन सब को हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स बोलते हैं। ठीक है, एक चीज़ तो शायद तुम्हें समझ आनी चाहिए कि इनको सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स बोलते क्यों हैं। क्योंकि अब तक शायद फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में ही तुमने इतना तो पढ़ा ही होगा कि जो मटेरियल्स हमारे चारों तरफ हैं वो एटम्स एंड मॉलिक्यूल से मिलके बने होते हैं। तो ये जो पार्टिकल्स हैं, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, क्योंकि ये चीज़ें उनसे मिलके बनी हुई हैं, तो हम इनको ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स और से सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स बोल सकते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट, हर एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल का एक ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है। अब ये क्या चीज़ है? तो ज्योमेट्रिकल सेंटर अगर तुम सिंपल वर्ड्स में बोलो तो शक्ल का सेंटर। ठीक है, अब नाम अपने आप में काफ़ी कुछ तो बता ही रहा है कि ज्योमेट्रिकल सेंटर क्या होता है। ये किसी भी चीज़ की शक्ल का सेंटर होता है। तो फिर अनूप रवि को बोलता है कि चाहे आसपास कोई भी ऑब्जेक्ट देख लो, चाहे ये जो हमारा टिफ़िन बॉक्स है वो देख लो, ठीक है, चाहे हम कोई दूसरी से कोई प्लेट जो होती है वो ले लें एक बार के लिए, तो
आपको पता है कि जैसे जो प्लेट है आमतौर पे इस टाइप की शेप होती है, ठीक है। अब इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर मतलब कि इसकी शक्ल का सेंटर, तो मतलब ऑब्वियसली फिर वो यहां कहीं होगा, ठीक है। अब है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अच्छा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या चीज़ है? तो अनूप रवि को बोलता है कि एक बार फिर ये जितने भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, इंक्लूडिंग ये जो हमारा टिफिन बॉक्स जिसके साथ तुम खेल रहे थे, इन सब का सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो इन सब के अंदर आप कह लो वो पॉइंट है जिसकी सीध में, जिसकी लाइन में अगर आप सपोर्ट करोगे तो आप इनको नीचे गिरने से रोक सकते हो, बैलेंस कर सकते हो, ठीक है। तो अगर उस टाइप से कहें तो एक बार के लिए अगर हम हमारी इस प्लेट की बात करें तो पहली चीज़ तो कि आमतौर पर प्लेट्स जो हैं वो, क्योंकि उनमें मास का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो यूनिफॉर्म होता है, तो हम ये कह सकते हैं फिर कि बड़ी कॉमन सेंस ही है यहाँ की इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो यही पॉइंट होगा जहाँ इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर है, ठीक है। और अगर इस प्लेट को हम से उस टिफ़िन बॉक्स की तरह से फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि अगर मैं मोबाइल को लूँ, इस तरह से बैलेंस करूँ अगर, तो अब तुम देख रहे हो कि ये जो मेरी उंगली की स्पोर्ट जहाँ है ना, इसकी सीध में ऊपर इस मोबाइल के आप कह लो ज्योमेट्रिकल सेंटर के आसपास ही इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। ये वो पॉइंट है जिसके नीचे मैं जब स्पोर्ट लगा रहा हूँ तो मैं इसको बैलेंस कर पा रहा हूँ, नीचे गिरने से रोक पा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बाद अगली जो डेफिनेशन है वो है सेंटर ऑफ मास की। तब सेंटर ऑफ मास क्या भला है? एक बार फिर अनूप रवि को बोलता है कि फिर ये जितने भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स होते हैं ना, इंक्लूडिंग हमारा टिफिन बॉक्स, इनके लिए सेंटर ऑफ मास जो है ये वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट की लाइन में, जिस पॉइंट की सीध में अगर मैं फोर्स लगाऊं तो ये ऑब्जेक्ट जो है वो बिना रोटेशन के चलना शुरू कर देंगे, बिना घूमे चलना शुरू कर देंगे। तो अगर हमारी प्लेट की बात करें तो हम कह सकते हैं कि एक बार फिर जैसा मैंने पहले माना था वैसा तो माने, तो अगर इसका मास यूनिफॉर्म है तो इसका सेंटर ऑफ मास जो है वो यहीं इसी पॉइंट पे होगा जिस पॉइंट पे इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर और सेंटर ऑफ ग्रेविटी थे, ठीक है। अब जैसा थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि अगर मैं इस प्लेट को ऐसे होल्ड करता उस मोबाइल की तरह से, ठीक है, तब आप कह सकते हो कि वहां वो पॉइंट, जिस पॉइंट पे एक बार अगर हम करके भी देखें तो मान लो कि मैं इसको फिर इस तरह से होल्ड करने की कोशिश कर रहा हूं और मैं ऐसा कर पा रहा हूं, ठीक है। अब मैं इसको ऊपर लेके जा रहा हूं और आप देख रहे हो कि ये मोबाइल जो है वो बिल्कुल सीधा बिना घूमे ऊपर नीचे हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, जिस पॉइंट पर मैं इसको सपोर्ट कर रहा हूं ना, उसकी लाइन में, उसकी सीध में ऊपर इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर के आसपास, क्योंकि इसका मास का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो यूनिफॉर्म है, कहीं इसका सेंटर ऑफ मास है, ठीक है। इसके सेंटर ऑफ मास की लाइन में जब मैं कोई भी फोर्स लगाता हूं तो ये बिना रोटेशन के, बिना घूमे चलना शुरू कर देता है। अब यहां एक चीज गौर करने वाली है, चाहे मैं मोबाइल की बात करूं चाहे हमारी प्लेट की बात करूं, अभी तक हमने देखा कि इस प्लेट के लिए इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर
इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी और इसका सेंटर ऑफ मास तीनों एक ही पॉइंट पे बोल रहा हूं मैं, और ज़्यादातर केसेस में ऐसा हो भी जाता है, और इसी कारण से आमतौर पर में कन्फ्यूजन होता है। थोड़ा सा साथ में देख लेते हैं कि कब ऐसा नहीं होगा। सबसे पहले तो इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर जो है ना वो तो यही रहेगा, ये तो हमेशा यही होगा, इस प्लेट के लिए तो यही होगा वो, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कि कोई मक्खी जो है वो प्लेट के यहां कहीं आके बैठ जाए, ठीक है, तो अब भी इसका आप कह सकते हो कि ज्योमेट्रिकल सेंटर तो वहां है, पर इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ मास दोनों ही शिफ्ट हो गए एक ही साथ। किस तरफ? क्योंकि आप उस तरह से देखो तो इधर वाले आधे हिस्से में बाहर थोड़ा बढ़ गया है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ मास जो है वो ज्योमेट्रिकल सेंटर से थोड़ा सा इस तरफ कहीं सरक गए, ठीक है। अच्छा, ये दोनों एक ही साथ सरके, अभी ज्योमेट्रिकल सेंटर तो वही है, लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ मास दोनों एक ही जगह पे हैं जो ज्योमेट्रिकल सेंटर से थोड़ा सा अलग है, ठीक है। अब मुद्दा आया कि क्या ऐसा भी हो सकता है क्या कि ये दोनों जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ मास है वो भी अलग अलग हो? हाँ, ऐसा भी होता है। ये कब होगा? ये आमतौर पे तो नहीं होता वैसे, ठीक है, थोड़ा सा अनयूजुअल सिनारियोज जब हो ना तभी होता है। कैसे? या तो ऐसा हो जाए कि कोई चमत्कार ही हो जाए, मान लो ये जो हमारी प्लेट है ना, इस प्लेट के नीचे इस तरफ तो ग्रेविटी जितनी है उतनी ही रहे, लेकिन इस तरफ जो ग्रेविटी है वो बढ़ जाए, यानी कि ये जो पोर्शन है इस तरफ तो जो आप कह लो अर्थ का जो खिंचाव है, धरती का जो खिंचाव है वो जैसा है वैसा ही रहे, लेकिन उस तरफ जो अर्थ का खिंचाव है वो बढ़ जाए, ठीक है, इसी प्लेट के लिए। ऐसी सिचुएशन में हमें पता है कि इसका जो ज्योमेट्रिकल सेंटर है वो तो अब भी वही है। अच्छा, सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो पहले इस पॉइंट पे थे, अब सेंटर ऑफ मास तो उसी पॉइंट पे रहेगा, क्योंकि ये वही प्लेट है, तो उसका मास जो था वो पहले जो था वही मास अब है, ठीक है। मक्खी साथ में बैठी है हमारी, लेकिन यहां अब क्योंकि ग्रेविटी चेंज हो गई है, उस तरफ ग्रेविटी का फोर्स अलग है, इस तरफ ग्रेविटी का फोर्स अलग है और ज्यादा है, तो ऐसी सिचुएशन में जो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो थोड़ा सा और इस तरफ शिफ्ट हो सकता है, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो कि इस सिचुएशन में जो ज्योमेट्रिकल सेंटर है वो यहां कहीं है, जो सेंटर ऑफ मास है वो यहां है, और जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो यहां है। अच्छा, एक और जो चीज़ है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो अभी हम देख रहे हैं, मतलब ये क्योंकि सिनारियो थोड़ा ज़्यादा ही अनयूजुअल है, ऐसा नहीं होता, तो हमें लग सकता है कि फिर तो ऐसा कभी होता ही नहीं होगा कि शायद सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी अलग अलग हो। नहीं, कुछ सिनारियो जो हैं उनमें चीज़ें इतनी अनयूजुअल होना ज़रूरी नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो कि कोई एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, बहुत लंबी ऊंची बिल्डिंग है, बुर्ज खलीफा टाइप मान लो,
तो ऐसे में क्या होता है कि अगर बिल्डिंग बहुत बड़ी है, ठीक है, क्योंकि ये बिल्डिंग बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो अब यहाँ से इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर तो आप कह सकते हो कि से यहाँ कहीं है। अगर इसका मास डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो यूनिफॉर्म ले लें तो आप कह सकते हो कि इसका सेंटर ऑफ मास भी यहीं होगा। लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो एक्चुअल में हमें पता है कि जैसे जैसे हम अर्थ की सरफेस से ऊपर उठते हैं उसके साथ साथ कम होता जाता है। तो अगर बिल्कुल माइक्रो लेवल पे देखें तो हम कह सकते हैं ना कि बिल्डिंग के जो अलग अलग फ्लोर्स हैं उन पे ग्रेविटी की वैल्यू जो है वो अलग अलग है। नीचे वो ज़्यादा है, ऊपर वो कम है। तो ऐसे में अब इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो थोड़ा सा नीचे सरक जाएगा, यहां कहीं, ठीक है। तो ये तो हम कह सकते हैं कि इतना अनयूजुअल सिनारियो भी नहीं है, ओके। तो उम्मीद करता हूं कि इतना तुम्हें समझ आ गया। इसके बाद अनूप रवि को बोलता है कि अब जो अगली चीज है वो है पॉइंट मास ऑब्जेक्ट। और ये क्या होता है? तो अनूप बोलता है कि एक बार फिर ये जो कुछ भी तुम देख रहे हो, ये जो ऑब्जेक्ट्स जो पड़े हैं, मतलब इंक्लूडिंग हमारा टिफिन बॉक्स, हम इन्हीं को पॉइंट मास ऑब्जेक्ट बोल देते हैं तब जब ये चल रहे हो और इस तरह से चल रहे हो कि अगर हम इनका सारा का सारा मास जो है वो निचोड़ के इनके सेंटर ऑफ मास पे इकट्ठा कर दें अगर चलते वक्त, तो ऐसे में इनकी मोशन में कोई चेंज ना हो, मतलब इनकी स्पीड वगैरह जो थी वो वैसी की वैसी बनी रहे, कोई फर्क दिखे ही ना, ये बिल्कुल वैसे ही चलते रहे जैसे कि पहले चल रहे थे। तो ऐसी सिचुएशन में हम इन्हीं ऑब्जेक्ट्स को पॉइंट ऑब्जेक्ट्स बोल सकते हैं, ठीक है। और यही वहाँ गूगल मैप पे हो भी रहा था, वो जो ब्लू डॉट है, वो ब्लू डॉट जो है वो हमारी ट्रेन को दिखा रहा है वहाँ गूगल मैप के ऊपर, ठीक है। क्योंकि ट्रेन वहाँ अगर कहो तो जब चल रही है तो आप कह सकते हो कि उसका उल्टा कहें तो वो ब्लू डॉट जो है वो सेंटर ऑफ मास को दिखा रहा है, और हम सेंटर ऑफ मास जिस स्पीड से बढ़ रहा है ना, हम मान सकते हैं कि पूरी की पूरी ट्रेन जो है उसका हर पोर्शन जो है वो बिल्कुल उसी स्पीड से उसी तरफ जा रहा है, ठीक है। अच्छा, अगली डेफिनेशन है फिर रिजिड बॉडीज की। अब ये रिजिड बॉडी क्या चीज़ होती है? तो अनूप रवि से बोलता है कि फिर आ जाओ ये जितने भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इंक्लूडिंग हमारा टिफिन बॉक्स, इनमें से वो वाले सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स जिन पे आप चाहे कितना भी फोर्स लगा दो उनकी शेप चेंज ना हो। तो अब एक चीज़ तो शायद दिमाग में आ ही रही होगी तुम्हारे कि फिर तो सॉलिड वाले जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो, हाँ कुछ कुछ कह सकते हो वही। वैसे हालांकि चाहे कोई ऑब्जेक्ट कितना ही हार्ड सॉलिड क्यों ना हो, ये तो फिर भी पॉसिबल नहीं है कि आप उस पर कितना भी फोर्स लगा दो तो भी उसकी शेप जो है वो चेंज नहीं होगी। लेकिन जो प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए हम ये बोल सकते हैं कि जो हार्ड सॉलिड्स होते हैं ना, वो ये जो नॉर्मल फोर्सेस जो आमतौर पर हम लगाते हैं, ठीक है, उनके अंदर उनकी शेप्स जो है वो ज़्यादा चेंज नहीं होती और हम उनको रिजिड बॉडी बोल सकते हैं। हाँ, प्रैक्टिकली रिजिड बॉडी जो है वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई सिस्टम ऑफ पार्टिकल या आप कहो तो ऐसा कोई ऑब्जेक्ट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता जो इनफाइनाइट फोर्स लगाने के बाद भी अपनी शेप को चेंज ना करे।
तो मोटा मोटा रिजिड बॉडी मतलब आप कह लो कि आमतौर पर जितने भी हार्ड सॉलिड्स जो आप अपने चारों तरफ देखते हो हम उनको बोलते हैं। और आखिरी जो डेफिनेशन है वो है रेडियस ऑफ जायरेशन की। और रेडियस ऑफ जायरेशन क्या चीज़ है? तो अनूप रवि से बोलता है कि ये जितने भी तुम ऑब्जेक्ट्स हमारे चारों तरफ देख रहे हो, अगर ये ऑब्जेक्ट घूमना शुरू कर दे, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये घूमना शुरू करेंगे तो कोई एक्सिस ऑफ रोटेशन भी होगी। तो यहाँ भी अगर बात करें तो चाहे हमारी इस डिस्क की बात कर लें, चाहे हमारे मोबाइल की बात कर लें, मान लो, ठीक है, ऐसे होल्ड कर लें एक बार के लिए, चलो ऐसे ही होल्ड कर लें। अब ये अगर रोटेट करने लग जाए, मान लो ऐसे ही रोटेट करे, तो इसकी एक एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है। अगर रोटेट करते वक्त मैं इस मोबाइल का सारा जो बार है वो सिकोड़ के एक पॉइंट पे इकट्ठा कर दूं, और ऐसा करने के बाद इसकी रोटेशन पे कोई फर्क ना पड़े, मतलब ये बिल्कुल पहले जिस स्पीड वगैरह से घूम रहा था उसी स्पीड से घूमता रहे, तो उस पॉइंट की एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो डिस्टेंस है, ये जो दूरी है ना, उस डिस्टेंस को मैं बोलता हूं रेडियस ऑफ जायरेशन। अगर ये डेफिनेशंस जो अभी हमने डिस्कस करी वो तुम्हें अच्छे से समझ आ गई, तो वैसे तो मुझे लगता नहीं कि कुछ ज़्यादा बचा है अब कन्फ्यूजन्स में, लेकिन उसके बावजूद अगर कोई कन्फ्यूजन तुम्हें है तो चलो फिर एक बार हम हमारे उस सीन पे चलते हैं जहाँ से हम इस तरफ आए थे। सबसे पहले तो उस वक्त तुम्हारे हाथ में टिफ़िन बॉक्स था जिसको तुम बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे। वो जो टिफ़िन बॉक्स था ना, उसको हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर उस टिफ़िन बॉक्स का जो सेंटर बोल देते हैं आमतौर पे हम जब सेंटर बोलते हैं ना तो हम ज्योमेट्रिकल सेंटर की बात कर रहे होते हैं, ठीक है, जो शक्ल दिख रही होती है उसका सेंटर। तो कह लो कि उस टिफ़िन बॉक्स का जो सेंटर है ना वो ज्योमेट्रिकल सेंटर है। फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो जितना हमने अभी पीछे डिस्कस किया उससे तुम्हें ये तो समझ आ गया अब कि टिफ़िन बॉक्स को जब तुम बैलेंस कर चुके थे, ठीक है, उस वक्त तुम्हारी उंगली जो है वो टिफ़िन बॉक्स के नीचे जहाँ थी ना, उस लाइन में ऊपर टिफ़िन बॉक्स के ज्योमेट्रिकल सेंटर के आसपास कहीं उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी था, ठीक है। यहाँ ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा वो ज्योमेट्रिकल सेंटर के आसपास ही हो, लेकिन आमतौर पर क्योंकि उस सीन में ऐसा हो रहा था और टिफ़िन बॉक्स में आमतौर पर ऐसा हो भी जाता है कि खाना जो है क्योंकि अंदर यूनिफॉर्म होता है तो वो ज्योमेट्रिकल सेंटर के आसपास आ जाता है। तुम जो बैलेंस कर रहे थे उस वक्त भी वो उसके बीच में सी कहीं आ रहा था वैसे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सेंटर ऑफ मास, तो उस टिफ़िन बॉक्स का एक सेंटर ऑफ मास भी था, और वो भी जैसा अभी हमने डिस्कस किया उस हिसाब से कहाँ है, यहाँ तो एग्जैक्टली तुम कह सकते हो उसी पॉइंट पे जहाँ उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। क्यों? क्योंकि जो ग्रेविटी का फोर्स है वो तो सब जगह सेम है ही, तो ग्रेविटी सेम होने के कारण यहाँ सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो एक ही जगह पे थे। तो ये भी पता चल गया तुम्हें फिर, यानी कि टिफ़िन बॉक्स के लिए उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास सेम ही पॉइंट है, और ये जहाँ से तुम उसको बैलेंस कर रहे हो ना उस लाइन में कहीं है, ठीक। फिर था पॉइंट मास ऑब्जेक्ट। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया, अगर तुम उस टिफ़िन बॉक्स को, अगर टिफ़िन बॉक्स का एग्जांपल है तो उस टिफ़िन बॉक्स को जहाँ तुमने बैलेंस किया हुआ था
जिस जगह पे उंगली पे उसको बैलेंस किया हुआ था, उसको अगर धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठाते तो उस सिचुएशन में, और यहाँ हम अगर देखें तो अभी हमने क्लास में जो एक्सपेरिमेंट किया था वहाँ से भी आप देख सकते हो ना कि जब मैं मोबाइल को ऊपर की तरफ लेके जा रहा था तो वो बिना रोटेशन ऊपर की तरफ जा रहा था। तो अनूप रवि को यही बात वहाँ समझाने की कोशिश करता है कि इस केस में तुम पूरे मोबाइल को एक पॉइंट मास ऑब्जेक्ट बोल सकते हो वैसे, ठीक है। और वो पॉइंट मास ऑब्जेक्ट कहाँ होगा? उस जगह पे जहाँ उसका सेंटर ऑफ मास है, ठीक है। उसका सेंटर ऑफ मास जिस भी स्पीड एक्सेलेरेशन वगैरह से चलेगा, तुम कह सकते हो कि उस टिफ़िन बॉक्स के, या यहाँ जो हमने क्लास में बात करी कि मोबाइल के, या अनूप रवि को बोलता है कि जो गूगल मैप पे हमें हमारी जो ट्रेन का डॉट दिख रहा था, मतलब वहाँ भी अगर कहो तो ट्रेन के सारे पार्ट्स जो हैं वो सेम ही स्पीड और एक्सेलेरेशन से उस तरफ जा रहे होंगे जिस तरफ उसका सेंटर ऑफ मास जा रहा होगा, ठीक है। और इससे हमारी जो स्टडी है वो काफ़ी आसान हो जाएगी। फिर अगला है रिजिड बॉडी। तो एक बार फिर अनूप रवि को बोलता है कि वो टिफ़िन बॉक्स या ये हमारी ट्रेन, ये सब जो है रिजिड बॉडी मानने जा सकते हैं। जो एग्जैक्ट रिजिड बॉडी की डेफिनेशन है उस हिसाब से तो ये रिजिड बॉडी नहीं होंगी वैसे, ठीक है। लेकिन यहाँ हम जो इनकी जो मोशन है ना, इनकी मोशन मतलब खासकर रोटेशन जो है वो जब स्टडी करेंगे तो हम इनको रिजिड बॉडी मान के स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये हार्ड हैं और नॉर्मल फोर्सेस से इनकी शेप चेंज नहीं होती। अगला एक और चीज़ जो डेफिनेशंस में हमने डिस्कस करी वो भी तुम यहाँ देख सकते हो। क्या? रेडियस ऑफ जायरेशन। तो क्या बताया था? तो अनूप रवि को बोलता है कि सीधी सी बात है ना कि वो जो टिफ़िन बॉक्स है, अगर तुम कहो तो तुमने उसको जहाँ बैलेंस कर रखा था उसके अराउंड उसको घुमाना शुरू करो, ठीक है। वो उसके अराउंड घूमना शुरू करे तो उस वक्त अगर तुम एक बार के लिए सारे टिफ़िन बॉक्स का मास जो है वो किसी एक पॉइंट पे इकट्ठा करोगे तो वो एक ही पॉइंट ऐसा होगा जिस पॉइंट पे अगर आप वो सारा मास मान लोगे ना तो स्पीड वगैरह जो है वो उतनी ही बनी रहेगी जितनी की एक्चुअल जो आपका टिफ़िन बॉक्स है उसकी है। उस पॉइंट से इधर उधर करोगे ना तो ये हम आगे पढ़ेंगे कि कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का जो लॉ है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग फिर स्पीड जो है वो कम ज़्यादा हो जाएगी। वो एक ही पॉइंट होगा जिस पे अगर वो मास तुम लोगे तो वो सेम बनी रहेगी, ठीक है। उस पॉइंट की एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो डिस्टेंस है, ठीक है, उसको रेडियस ऑफ जायरेशन बोलते हैं। अच्छा, उसके बाद जो अनूप है वो रवि को बोलता है कि ये सारी की सारी जो डेफिनेशंस हमने अभी देखी, तुम्हें ऐसा लग सकता है वैसे कि ये सिर्फ किताबी डेफिनेशंस हैं, मुझे इनकी क्या ज़रूरत पड़ती है, या कहो तो इनकी कोई ख़ास रेलेवेंस नहीं है। लेकिन अगर गौर करो ना तो सबसे पहले तो हम दिन में बहुत बार ऐसे सेंटर करते रहते हैं, ठीक है। बहुत सी चीज़ों के सेंटर के बारे में बात करते हैं। ये जो सेंटर वर्ड तुम जो यूज़ करते हो ना, बेसिकली ये ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमें बहुत सी सिचुएशंस में चीज़ों को बैलेंस करने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो बैलेंस करके रखने के लिए, या कहो तो चीज़ों को बैलेंस रखने के लिए हमें ये पता करना पड़ता है कि उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास जो है वो कहाँ है। अगर आसपास जितनी भी चीज़ें पड़ी देखो ना तो तुम्हें समझ आ जाएगा। दूर मत जाओ, ये ऊपर जो बैग्स पड़े हैं ना, तुमने उनको रखते वक्त ये इंश्योर किया है
कि उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास जो है वो सेल्फ के ऊपर बना रहे। थोड़ा भी अगर इधर उधर करके रख देते तो वो उसी वक्त नीचे गिर जाते, भले ही तुमने उसको एक्टिवली कॉन्शियसली माइंड ना किया हो, लेकिन वो इतना हमारी आदतों में प्रेजेंट है वैसे कि हम कभी उसको कॉन्शियसली रिकॉग्नाइज तो नहीं करते कि हम ऐसा कर रहे हैं, लेकिन हम बेसिकली सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ मास जो है ना उसका ध्यान सारा दिन रखते हैं, चीज़ों को रखते वक्त इधर उधर। ठीक है, फिर बात आई कि पॉइंट मास ऑब्जेक्ट। ये तो बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल वर्ड लग सकता है वैसे, लेकिन इसमें भी अगर गौर करो तो यहाँ तो वो बोलता है कि देखो जब भी हम दिन भर ये बोलते हैं वो चीज़ वहाँ पड़ी है, ये चीज़ यहाँ पड़ी है, ठीक है, तो गौर से देखना एक बार, तुम जिस तरफ पॉइंट कर रहे होते हो वो तो एक पॉइंट है ना। जैसे कि बैग वो पड़ा है, तुम्हें पता है कि तुम्हारी उंगली का इशारा जिस तरफ है, ठीक है, वो तो कोई पॉइंट है। और बैग तो काफ़ी बड़ा है, लेकिन फिर भी तुम ऐसे इशारा करके बैग वो पड़ा है, क्यों? क्योंकि तुमने वो जो कहो तो सबकॉन्शियसली उस पूरे बैग को इस सिचुएशन में एक पॉइंट मास ऑब्जेक्ट ही मान लिया है। वो सारा का सारा जो है वो एक पॉइंट मास ऑब्जेक्ट है, जिसके सेंटर की तरफ कहो तो तुम यहाँ तो ये कह सकते हो कि तुम उसके सेंटर, तुम उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर की तरफ इशारा कर रहे हो, पर ज़्यादातर केसेस में क्योंकि हमने देखा ना ज्योमेट्रिकल सेंटर और सेंटर ऑफ मास एक ही जगह पे आ जाते हैं। वैसे अगर हम बहुत बारीकी से ना देखें तो हम ऐसा अप्रोक्सीमेट कर लेते हैं, ऐसा मान लेते हैं कि वो एक ही जगह पे हो। जब ज़्यादा उनको स्पेसिफाई करना जो है वो ज़्यादा रेलेवेंट ना लगे या रेलेवेंट ना हो तो ऐसी सिचुएशन में थोड़ा इधर उधर चल जाता है, पर एक्चुअल में यहाँ तुम पॉइंट मास ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट को यूज़ कर रहे हो। ठीक है, उसी तरीके से जैसे कि रिजिड बॉडी की बात कर ले तो भले ये नाम तुम नहीं यूज़ करते हो, लेकिन हमें पता है कि जब भी मैं मान लो इसी मोबाइल ही लगा लो यहाँ, ठीक है, आप लोग अगर देखो तो ये मोबाइल जो है, मैं इसको जब भी फोर्स लगाता हूँ आगे सरकाने के लिए तो मैं ये मान के चलता हूँ ना कि जब मैं इसको फोर्स लगाऊंगा तो ये पूरा मोबाइल सरक जाएगा। सोचो एक बार, अगर यही कोई फ्लूइड टाइप होता कुछ तो क्या होता? फ्लूइड होता तो मेरे फोर्स लगाते ही इधर उधर सरक जाता वो थोड़ा, ठीक है, मैं जिस तरफ चलाना चाह रहा हूँ वो उस तरफ नहीं चलता। तो कहीं ना कहीं जो रिजिड बॉडी के कॉन्सेप्ट की जो समझ, एक सबकॉन्शियस समझ हमारे दिमाग में है, हम उसको यहाँ यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर मोबाइल है तो मैंने ऐसे एक ही जगह पे उसको उंगली लगा के सरका दिया, लेकिन अगर यहीं मान लो कोई दूध का पैकेट होता या कुछ और होता तो मैं ये इंश्योर करता कि उन जगहों पे फोर्स लगे सो दैट कि वो सारा का सारा मैं आगे सरका पाऊँ। ठीक है, एक साथ। और इसी तरह से रेडियस ऑफ जायरेशन का जो कॉन्सेप्ट है उसको भी हम काफ़ी यूज़ करते हैं, वैसे कभी कॉन्शियसली रिकग्नाइज नहीं करते कि हम वहाँ वो कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ये सारी डिस्कशन जब अनूप और रवि की ख़त्म होती है तो आप कह लो कि अब अनूप को रवि के चेहरे पे वो सेटिस्फेक्शन, वो खुशी दिख रही है उन कुछ कन्फ्यूजन्स के क्लियर होने की, जो उसको लगता है कि पहले उसको थे वैसे। ठीक, अच्छा, इस सारी स्टोरी से या कह लो इस स्टोरी में इस इंसिडेंट से और हमारी इस सारी डिस्कशन से अब हम देखें तो हमारी आज की जो क्लास है उसको अगर हम समराइज करें तो कुल मिला के हमने यहाँ कुछ डेफिनेशंस जो हैं वो क्लियर करी है, जो हमें उस तरह से कहो तो घर लेके जानी है। क्या 2-3 बार रिपीट हो चुकी है, मैं अब जितना उसके शॉर्ट में एक बार उन सबको रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले ज्योमेट्रिकल सेंटर, शक्ल का सेंटर,
सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वो पॉइंट जिसके नीचे फोर्स लगा के आप किसी भी ऑब्जेक्ट को बैलेंस करते हो, ठीक है। सेंटर ऑफ मास, वो पॉइंट जिसकी लाइन में, जिसकी लाइन कह लो या आपकी जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन आप अगर इस तरह से रखो कि वो फोर्स की लाइन उस पॉइंट के अंदर से गुजरे अगर उस ऑब्जेक्ट पे, तो ऑब्जेक्ट जो है वो बिना रोटेशन के मूव करता है। अगर यहाँ देखें तो थोड़ा भी मैं अगर इधर उधर कर लूँ तो ये हो ही नहीं रहा, मतलब घूम रहा है साथ ही, ठीक है। तो इसको सेंटर ऑफ मास बोलते हैं। फिर पॉइंट ऑब्जेक्ट, यही मोबाइल जब खासकर इस तरह से चल रहा हो कि चलते वक्त अगर मैं इसका सारा मास जो है वो इसके सेंटर ऑफ मास के ऊपर ही मान लूँ तो इसकी जो स्पीड वगैरह है उस पर कोई फ़र्क ना पड़े, ठीक है। तो मैं इस पूरे मोबाइल को उस वक्त पॉइंट ऑब्जेक्ट जो है वो मान सकता हूँ, ठीक है। ये मेरी स्टडी को सिंप्लीफाई कर देता है। और उसके बाद रिजिड बॉडी, ये मोबाइल खुद एक रिजिड बॉडी की अप्रोक्सीमेशन तो है ही वैसे, और रेडियस ऑफ जायरेशन जो है वो आप कह लो एक्सिस ऑफ रोटेशन से उस पॉइंट की दूरी जहाँ अगर इसका सारा मास मान लें तो इसकी रोटेशन जो है उस पर कोई फ़र्क ना पड़े, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आज की हमारी जो क्लास है वो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी इन कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझने में। एक चीज़ आपको और बोलनी थी कि इस वीडियो में हमने सिर्फ कॉन्सेप्ट्स को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की है और ये इंश्योर करने की कोशिश की है कि फोकस जो है वो कॉन्सेप्ट्स को समझाने पे ही बना रहे। तो इसके लिए हमें जो वीडियो है उसको जितना उसके छोटा रखना था, और ऑब्वियस सी बात है कि क्योंकि वीडियो छोटा रखने की कोशिश की गई है तो शायद आपके कई सारे डाउट्स जो हैं वो एड्रेस ना हो पाए। तो इसके लिए आप हमारी इस वीडियो की जो एक्सप्लेनेशन वीडियो है वो ज़रूर देखना।